चलिए दोस्तों, आज शब्द विचार हिंदी में अगला चैप्टर है। इम्पोर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो विचार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। और अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, तो ये जो शब्द, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का चैप्टर है यहाँ से, जिसमें तत्सम और तद्भव ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए, शब्द किसे कहा जाता है? शब्द होता है कि वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल से, कोई भी शब्द हो वो वर्णों के मेल से ही बनता है। मतलब आम अगर आपको लिखना है तो पहले आ लिखोगे, आ एक वर्ण है, उसके बाद माँ लिखोगे, माँ भी एक वर्ण है, तो 2 वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द बन गया। सार्थक का मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे आभूषण, आभूषण 4 वर्णों से मिलकर के एक शब्द बन गया। आम 2 वर्णों से मिलकर के एक सार्थक शब्द बन गया। केला, अमृत, ये शब्द क्या है? ये सभी क्या है? वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द हैं। अब जो शब्द हैं उसके 4 भेद हैं। शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, जिसमें से इसका जो पहला भेद है वो है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसका क्या अर्थ होगा? कौन कौन से वो शब्द हैं? पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति, इनका स्रोत कहाँ से हुआ, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। यानी कि शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 सही आंसर होगा। वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो 2 भेद हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहा जाता है? विकारी शब्द किसे बोलते हैं? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का मतलब परिवर्तन। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द बदल जाते हैं, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। और ये जो विकार है, यानी कि ये जो शब्दों में जो परिवर्तन जो उत्पन्न होता है, वो परिवर्तन कहाँ से उत्पन्न होता है? वो परिवर्तन लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर उत्पन्न होता है। लिंग के आधार पर कैसे? जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाना, है ना। वचन के आधार पर एक वचन है तो बहुवचन हो जाए, और कारक के आधार पर जैसे कोई कर्ता कारक है, कर्म कारक हो जाए, अपादान कारक हो जाए, यानी कि या फिर कारक के आधार पर। तो इस 3 आधार पर शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के आधार पर, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, है ना। वचन के आधार पर एक वचन है जैसे घोड़ा, तो घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, है ना। और कारक के आधार पर जैसे घोड़ा चर रहा है, यानी कि इसमें घोड़ा कर्ता कारक है और घोड़े को चराया जा रहा है, तो फिर इसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से कारक के आधार पर भी इसमें परिवर्तन होता है। तो ये विकारी शब्द होते हैं। इसके बाद है विकारी शब्द। विकारी शब्दों में जो 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द जिनको वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो, वो जैसे थे वैसे ही रहें, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, विकारी मतलब विकार उत्पन्न हो जाए, यानी परिवर्तन हो जाए। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, है ना। जो जिसमें परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्यों? जिनमें अव्यय का संधि विच्छेद अगर अपन करेंगे तो आधन व्यय होगा, जिसमें कोई व्यय ना हो। व्यय का मतलब जिसमें कोई क्षति ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे और
और को आप कैसे भी लिखेंगे और ही लिखेंगे, चाहे एक वचन में लिखें, चाहे बहुवचन में लिखें, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे पुल्लिंग में, है ना। और में कभी कोई चेंज नहीं होगा। और तथा, तथा का कभी तथो नहीं होगा, तथे नहीं होगा, तथा का तथा ही रहेगा। अचानक, शीघ्र, धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, आज कल, ये सभी जैसे थे वैसे ही रहेंगे हमेशा, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हो गए, वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर। शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं विकारी शब्द, जिसमें वाक्य में प्रयोग करने पर जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द, और वाक्य में प्रयोग करने पर जिसमें परिवर्तन उत्पन्न ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनके खंड ना किए जा सकें। ऐसे शब्द जिनके खंड ना किए जा सकते हों उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, और अगर इन शब्दों के खंड कर दिए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे तोता, घर, पुस्तक, बंटी, हाथ, ये सभी क्या है, इनका ये जो साथ में है तो इनका अर्थ है, लेकिन अगर इनका हम खंड कर दें, इनको अलग अलग कर दें, इनकी संधि कर दें, जैसे हाथ है तो हा और धन था कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, अनर्थ, मतलब अनर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ अर्थ इसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसे शब्द जिसका खंड नहीं किया जा सकते, और अगर इनका जबरदस्ती अगर खंड कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसके बाद है यौगिक शब्द। वे शब्द, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक शब्द होते हैं कि वे शब्द जिनके खंड किए जा सकते हों और जिनके एक या एक से अधिक सार्थक खंड हो सकें, जिनके अर्थ निकलें, सार्थक खंड हो सकें, उन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। उन शब्दों को यौगिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय के संधि, विद्यालय के खंड करोगे तो विद्या धन आलय, विद्या का आलय, है ना, तो या विद्या के लिए आलय, तो इस तरीके से विद्या का आलय यानी विद्यालय। क्रोधाग्नि, क्रोध धन अग्नि, क्रोध और अग्नि दो कौन कौन से सार्थक शब्द निकल रहे हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, सार्थक शब्द है रसोई और घर। अध्यात्म, अधि धन आत्म, खिलौना, खेल धन औना, यानी कि ये जो यौगिक जो शब्द हैं इनका ये जो शब्द जो बनते हैं वो उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से बनते हैं। उपसर्ग से, जैसे ये विद्यालय किससे बना है, समास से बना है, विद्या का आलय जहाँ विद्या मिलती है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये सब क्या है, समास से बने हैं, है ना, कर्मधारय समास है ज़्यादातर सभी में। अध्यात्म, ये उपसर्ग से बना है, अधि, अधि धन आत्म, है ना, ये उपसर्ग से बना है। खिलौना, खेल धन औना, इसमें ये प्रत्यय से बना है, इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये उपसर्ग है। तो इस तरीके से इनका जो ये जो बने हैं ये इन यौगिक शब्दों की जो उत्पत्ति है वो उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से होती है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, वीडियो के लिए पंखा नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ फिर क्लियर नहीं आती है। तो इसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़ होते हैं ऐसे शब्द जिनके खंड करने के बाद भी वो शब्द रूढ़ हो जाते हैं। जिनके खंड तो हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो शब्द रूढ़ हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं, यौगिक होने के बाद भी वो रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन, दशानन यौगिक तो है क्योंकि इसके दो सार्थक अर्थ निकल रहे हैं, दस धन आनंद, लेकिन अगर जैसे ही आप दशानन बोलते हैं तो किसी भी व्यक्ति को आप दशानन नहीं बोलते हो, किसी से भी दशानन बोलोगे तो सीधा दिमाग में रावण का ध्यान आ जाएगा कि रावण की बात हो रही है यहाँ। यानी कि ये तीसरे, एक पर्टिकुलर एक आदमी के लिए शब्द फिक्स है। दशानन जैसे ही बोला ध्यान आएगा रावण का, तो ये शब्द रावण के लिए पहले ही से रूढ़ है।
मतलब दशानन किसी पूरी दुनिया में कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बोला गया है ना, इसलिए केवल एक व्यक्ति को समर्पित है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है ना। यानी बहुब्री समास के ज़्यादातर सभी उदाहरण योग रूढ़ में आ जाते हैं। बहुब्री समास क्या है? जो तीसरे के लिए समर्पित हो। हिमालय, हिमालय का जैसे ही नाम बोलोगे तो दुनिया में केवल जो नेपाल में हिमालय खड़ा है केवल वहीं ध्यान जाएगा। हिम का आलय, हिम धन आलय, एक संधि इसका यौगिक है, यानी दो सार्थक शब्द हैं हिम और आलय। लेकिन जैसे ही बोलोगे हिमालय, हिम का आलय मतलब, तो हिम का आलय तो मतलब बहुत ज़्यादा है। हिमालय के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी, यानी हिम ही हिम है। लेकिन फिर भी जैसे हिमालय बोलोगे तो केवल हिमालय का नाम आएगा और किसी भी पहाड़ का नाम नहीं आएगा, ना किसी पर्वत का नाम आएगा। इसलिए हिमालय के लिए रूढ़ है, इसलिए ये भी योग रूढ़ में आएगा। पीताम्बर, पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, पीला है कपड़ा जिसका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो पीला कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीताम्बर बोलोगे तो भगवान कृष्ण का नाम आएगा। ये कृष्ण के लिए रूढ़ है, क्योंकि उनने पीला कपड़ा वो पहनते थे, इसलिए इनका पीताम्बर जैसे ही आप बोलोगे तो किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, केवल कृष्ण का नाम आएगा, इसलिए इनको भी पीताम्बर कहा जाता है। नीलकंठ जैसे ही आप बोलोगे तो भगवान शिव का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने जो जहर पिया था समुद्र मंथन के समय, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया था। इसलिए जैसे ही नीलकंठ पियोगे, नीलकंठ जो नाम आएगा तो उनका नाम आएगा, या फिर जो नीलकंठ पक्षी है उसका नाम आएगा। यानी कि एक विशेष पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए ये रूढ़ है। पंकज, पंकज जैसे ही बोलोगे तो पंकज से क्या होगा कि केवल पंकज जब बोला जाएगा तो किसी का नाम नहीं आएगा, केवल कमल का नाम आएगा। कमल, पंकज क्या है? केवल कमल के लिए रूढ़ है। बाकी पंकज नाम के तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन पंकज किसके लिए है? कमल के रूढ़, कमल के लिए रूढ़ है, क्योंकि इसके जो सार्थक जो शब्द है पंक धन जा। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है जन्मा। जो कीचड़ से जन्मा है उसे पंकज कहा जाता है, यानी कि कमल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार, क्योंकि इसके बाद जो दो आधार पर जो शब्दों के भेद हो गए थे, इसके बाद तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। चार भेद में पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तत्सम किसे कहा जाता है? तत्सम एक ऐसा शब्द है जिसके खंड होते हैं, जिसका अर्थ है तत् धन सम, यानी कि उसके समान। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तत् धन सम, तत्सम का संधि विच्छेद है तत् धन सम। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान, उसके मतलब संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं वैसे ही उनको हिंदी में भी प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अमृत, अमृत को संस्कृत में भी अमृत ही कहा जाता है, हिंदी में भी अमृत कहा जाता है। गौ, गौ क्या है? संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, हिंदी में भी इसको गौ भी बोलते हैं। दुग्ध, दुग्ध को अगर दूध बोलें तो तद्भव हो जाएगा, लेकिन दुग्ध बोलते हैं तो वो तत्सम है। सूर्य, सूर्य तत्सम शब्द है। चंद्रमा तत्सम शब्द है। मुख तत्सम शब्द है। ठीक है, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं, है ना। ग्रह है, नासिका है, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो तत्सम, जो ये पूरा चैप्टर एक अलग ही है जिसमें तत्सम और तद्भव बहुत सारे शब्द हमको पढ़ने पड़ेंगे, जो अगली क्लास में हम इनको देखेंगे। इसके बाद है तद्भव। तद्भव का संधि विच्छेद है तत् धन भव, यानी कि तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न, यानी कि ऐसे, तद्भव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में तो आए, लेकिन आते आते उनके रूप में थोड़ा परिवर्तन हो गया। जैसे वो संस्कृत भाषा में बोले जाते थे वैसे अब हिंदी भाषा में नहीं बोले जाते हैं, उनमें परिवर्तन, कुछ परिवर्तन करके उनमें उनको बोला जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य संस्कृत का शब्द है, सूर्य से धीरे धीरे बोलते बोलते सूरज बना लिया, तो सूरज क्या हो गया? एक तद्भव शब्द हो गया। ये हिंदी में इसको सूरज बोलने लगे तो ये तद्भव हो गया, यानी कि जैसा ये संस्कृत का था वैसा अब नहीं, हिंदी में नहीं बोला जाता है, इसमें कुछ परिवर्तन करके बोला जाता है, इसलिए इसे तद्भव शब्द कहा जाता है
यानी कि तत्सम शब्द कौन से, जो संस्कृत भाषा में जैसे बोले जाते थे वैसे ही हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो संस्कृत से कुछ बदल करके हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। ऐसे ही दुग्ध से दूध बन गया। संस्कृत में दुग्ध बोला जाता था, हिंदी में धीरे धीरे आते आते इसको दूध बोलने लगे। अग्नि बोला जाता है संस्कृत में, इसको आग बोलने लगे। कार्य बोला जाता है संस्कृत में, कार्य, इसको काज बोला जाने लगा। हस्त बोला जाता है संस्कृत में, इसको हाथ बोलने लगे। नासिका बोला जाता था संस्कृत में, नासिका को नाक तद्भव में बोलने लगे, यानी हिंदी में नाक बोलने लगे। मुख का मुंह हो गया, चंद्रमा का चांद हो गया, रात्रि का रात हो गया, सूर्य का सूरज हो गया। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आते आते हिंदी में चेंज हो गए, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। अब देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में आकर के आवश्यकता अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो गए, उनको देशज शब्द कहा जाता है। यानी ये किसी भाषा के शब्द नहीं है। ये जैसे बुंदेलखंड है, मान के चलो, तो बुंदेलखंड के जो लोग रहते हैं उनने आवश्यकता अनुसार कोई ऐसा शब्द प्रचलित कर लिया कि जिसको हर आदमी लगभग बोलने लगा। वो आपको किसी भी देश की किसी भी भाषा में वो शब्द नहीं मिलेगा। जैसे लोटा, लोटा जो क्षेत्र में अपने क्षेत्र में बोला जाता है, वो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, लोटा शब्द, है ना। तो ये क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में आकर के ये शब्द इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए कि लोग उनको समझने लगे कि ये किससे बोला जा रहा है, ये क्या है। खिड़की, ये क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में आकर के शब्द विकसित हुआ है। झुग्गी, थप्पड़, टांग, ठेला, ठेठ, ठेठ बोला जाता है ना, ठेठ गंवार हो, तो इस तरीके का ठेठ, थैला, गड़बड़, पगड़ी, चिड़िया, ये सभी क्या है? देशज शब्द हैं, जो क्षेत्रीय लोगों ने ही अपनी सहूलियत के लिए कुछ चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो मुंह पे नहीं आते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के लोग उनको अपने हिसाब से प्रचलन में लाने के लिए उनको बोल देते हैं। और वो शब्द धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाता है तो वो एक देशज शब्द के रूप में अपनी पहचान बना लेता है। इसके बाद है विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब होता है, देशज का मतलब होता है देश में जन्मा, विदेशज का मतलब होता है विदेश में जन्मा। यानी कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रचलित थे, लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी इतिहासकार जब भारत आए, भारत में रहे कई सालों तक, तो वो जिन शब्दों को बोलते थे वही शब्द धीरे धीरे भारत में भी प्रचलित होने लगे। और फिर वो जाकर के इतने प्रचलित हो गए कि वो आम लोगों की आम बोलचाल की भाषा में आने लगे, तो जिससे पता ही नहीं चलता कि ये विदेशी शब्द है या अपने यहाँ का शब्द है। तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी भाषा से, अरबी, फारसी, है ना, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, स्पेनिश, चीनी, जापानी, है ना, इन ऐसी बहुत सारे देशों की भाषाओं से जो शब्द भारत जो हिंदी भाषा में जो लिए गए हैं, उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। और इनको हम अगली क्लास में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी शब्दों को पढ़ेंगे, क्योंकि इन शब्दों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शब्द दे देते हैं, जैसे अग्नि दे दिया, अग्नि किस भाषा का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसका चौथा पार्ट ही पढ़ेंगे, जो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।